एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों। आपके सामने मैं हूं डॉक्टर अमित सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आई लव केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का वेरी फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर में आज हम फर्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे व्हाट इज सॉलिड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। लेकिन दोस्तों, यदि अभी आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास सॉलिड स्टेट। तो ये सभी हम पहले से चर्चा कर चुके हैं, तो हम सीधा आते हैं पॉइंट सॉलिड स्टेट पर। तो 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं एवरीथिंग अराउंड अस विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। वी नो सम materials are called fluids and some are rigid. तो हम देखते हैं definition of fluid and rigid. If particles of matter can show translation movement with vibrational and rotational, it can show flow and show called fluids. तो फ्लूइड्स वो मैटर हैं जिनके पार्टिकल्स ट्रांसलेशन मूवमेंट यानी कि फ्लो शो करते हैं। The particles of any matter show flow, then the matter is called fluid. And rigid, the matter particles of which can show only vibrational and rotational movement except translation movement cannot show flow and so called rigid. We know that solids are rigid and liquids and gaseous states are called fluids. At the given temperature and pressure conditions, which physical state of any substance will exist depends on net effect of two factors. किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी मैटर की कौन सी फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करती है वो डिपेंड करता है दो प्रॉपर्टीज़ के नेट इफेक्ट पर डिपेंड करता है। 11th क्लास में जैसे हमने पढ़ा, फर्स्ट इज इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन विच कीप पार्टिकल्स क्लोजर एंड द सेकेंड इज थर्मल एनर्जी विच कीप देम अपार्ट। एट सफिशिएंट लो टेम्परेचर thermal energy is low and interparticle attractions are stronger, and so the interparticle attraction bring the particles so close that they occupy fixed position. Still they have vibration and spin but cannot translation. This state of substances is called solid state. तो सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स की वो फिजिकल स्टेट है, वो नेचर है जिसमें पार्टिकल्स फ्लो शो नहीं करते हैं, ट्रांसलेशन मोमेंट शो नहीं करते हैं, बल्कि ओनली वाइब्रेशनल एंड स्पिन मोमेंट ही शो करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। तो जैसा कि हम 9th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या शो करता है सॉलिड स्टेट। फर्स्ट, डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप, shorter interparticle distances, stronger interparticle attractions, incompressibility, rigidity and fixed position of constituent particles. No translation movement, only vibrational and spin movement they can show. So next main part of this module is classification of solids. On the basis of order of arrangement of constituent particles, solid can be classified into two types. देखो, पार्टिकल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऑर्डर्ड अरेंजमेंट के बेस पर दो टाइप के सॉलिड्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज एमोरफस सॉलिड। तो देखिए, जैसा कि हम नाम से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्रिस्टलाइन मीन्स द सॉलिड्स विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, and amorphous means no form, no particular shape. तो क्रिस्टलाइन और एमोरफस सॉलिड्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिकल शेप which are known as crystals, but amorphous solid have no regular shape, no crystalline shape.
melting point. Crystalline solids have sharp melting points, but amorphous solid gradually soften over a range of temperature. देखिए, जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हीट करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी भी कंडीशन में एक फिक्स टेम्परेचर पर वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन एमोर्फस सॉलिड्स को जब हम हीट करते हैं तो एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पर नहीं, बल्कि एक फिक्स टेम्परेचर रेंज में वो पहले सॉफ्ट होते हैं और धीरे धीरे उनकी सॉफ्टनेस इंक्रीज होती है और फाइनली वो लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, बल्कि हम कह सकते हैं कि दे शो ए मेल्टिंग रेंज इंस्टेड ऑफ ए मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीवेज। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शो प्लेन एंड स्मूथ surface on cleavage, or we can say the crystalline solids show plain or smooth regular cleavage. जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम कट करते हैं तो जो दोनों सरफेस हैं, कट करने के बाद में दो सरफेस बनते हैं, दोनों सरफेस कंप्लीटली प्लेन और स्मूथ सरफेस हमको मिलते हैं। लेकिन एमोर्फस सॉलिड्स को जब कट करते हैं तो दोनों जेनेटेड सरफेस जो हैं इर्रेगुलर होते हैं, क्लीन एंड स्मूथ कट नहीं देते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। नेक्स्ट इज हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए फिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, लेकिन एमोर्फस सॉलिड्स फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन शो नहीं करते हैं, बल्कि जैसा मेल्टिंग पॉइंट में था यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर रेंज शो करते हैं, यानी कि हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू एक रेंज में शो करते हैं, फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट वन पॉइंट इज नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स। कंप्लीटली सॉलिड्स के सभी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, कोई भी एक्सेप्शनल बिहेवियर शो नहीं करते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स आर स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो देखिए, स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों इनको बोलते हैं, इसके बारे में हम डिफरेंस पढ़ने के बाद में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अलग से बाद में चर्चा करेंगे। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑर्डर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, यानी कि पार्टिकल्स कंप्लीट रेंज में, कंप्लीट क्रिस्टल में एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट शो करते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, यानी कि पार्टिकल पर्टिकुलर एक या दो बॉन्ड तक एक रेगुलर अरेंजमेंट शो करते हैं, उसके बाद एक रैंडम अरेंजमेंट उनमें होता है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। कूलिंग कर्व, जैसा कि 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, जब लिक्विड को सॉलिड में जब हम कन्वर्ट करते हैं, जब कूलिंग करते हैं, तो कूलिंग कर्व में टेम्परेचर और टाइम के बीच में यदि हम देखें ग्राफ, तो उस ग्राफ को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए ऑब्जर्व करते हैं, एक शार्प डिक्रीज, देन कांस्टेंट, देन अगेन शार्प डिक्रीज। बट एमोर्फस सॉलिड्स के लिए हम देखते हैं कि कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, और एक हमको कांस्टेंट स्लोप नहीं मिलता है, कंटिन्यूस डिक्रीज है। तो ये डिफरेंट टाइप के स्लोप शो करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जैसा कि हम देख पा रहे हैं ग्राफ में, मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है और फिक्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, बल्कि एक मेल्टिंग रेंज शो करते हैं, और इसी तरह से एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी एक रेंज में होता है, एग्जैक्टली फिक्स नहीं होता है। तो दोनों में कूलिंग कर्व में भी डिफरेंस शो करते हैं दोनों। एग्जाम्पल यदि हम देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल आइस, क्वार्ट्ज, डायमंड, सोडियम क्लोराइड, आयरन, सभी मेटल्स, आयनिक कंपाउंड्स, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स के एग्जाम्पल में हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक एट्सेट्रा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टीज N-isotropism. On the basis of N-isotropism, we can differentiate crystalline and amorphous solid. Crystalline solids show N-isotropic nature, but amorphous solids show isotropic nature. Then what is the meaning of isotropism? देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं इसका, आइसोट्रोपिज्म का। Some physical properties like electrical, mechanical and optical properties,
जिसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जस्ट लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. Some physical properties of crystalline solids show different values when measured along with different directions or different angles in same crystal. This property is called isotropism. यानी कि किसी एक ही क्रिस्टल में यदि इन प्रॉपर्टीज़ को हम डिफरेंट एंगल या डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करें तो उनकी डिफरेंट वैल्यू मिलती है, दैट इज़ एन आइसोट्रोपिज्म. बट यदि वैल्यू सेम मिले दोनों किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंगल पर तो वो होगा आइसोट्रोपिज्म. तो इस तरह से एमोर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिज्म शो करते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रोपिज्म शो करते हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछा जाता है, डेफिनेशन और उसके साथ में कि एन आइसोट्रोपिज्म और आइसोट्रोपिज्म का रीज़न क्या है. तो जैसा कि हम नीचे यहाँ पर डेफिनेशन के ठीक नीचे जो डायग्राम बनाते हुए हम दिखा रहे हैं, ऑर्डर्ड, जब कंप्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में तो पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है, रैंडम नहीं होती है, और इसलिए डिफरेंट एंगल पर यदि हम किसी प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट हमको मिलता है. ध्यान दीजिए, डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट मिलता है और इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू डिफरेंट मिलती है. लेकिन जब रैंडम अरेंजमेंट होता है तो डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में अरेंजमेंट हमेशा रैंडम ही होता है और इसलिए किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मैकेनिकल प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू रैंडमली अरेंज्ड पार्टिकल्स की वजह से सेम केमिकल एनवायरनमेंट मिलता है और इसलिए सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं. तो एनआइसोट्रोपिज्म इज ड्यू टू डिफरेंट chemical environment in different direction or different angle, but isotropism is due to randomness, that is always equal. तो देखिए, एनआइसोट्रोपिज्म और आइसोट्रोपिज्म को हम इसी तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो एक बॉक्स है, उस बॉक्स में हमने ऑर्डर्ड अरेंजमेंट शो करने के लिए हमने एक सबसे नीचे वाइट बॉल्स का एक लेयर बनाया, उसके बाद में रेड बॉल्स, फिर वाइट बॉल्स, फिर रेड बॉल्स, और इस तरह से हमने अरेंज्ड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट उनमें बनाया, जैसा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है. अब यदि हम ऊपर से यदि 4 बॉल निकालेंगे तो ऊपर से यदि 4 बॉल निकालेंगे तो हमको जो भी बॉल मिलेंगी, उसके बजाय यदि हम साइड से यदि 4 बॉल निकालेंगे तो हमको डिफरेंट बॉल मिलेंगी. तो ऊपर से निकालें और साइड में से निकालेंगे तो हमको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलेगा, डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगा पार्टिकल्स का, और इसलिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेंगी. लेकिन इसी को यदि हम रेड और वाइट बॉल्स को रेंडमली यदि अरेंज करें, रेंडमली मिक्स कर दें एक बॉक्स के अंदर, और उसके बाद में किसी भी डायरेक्शन से यदि हम 4 बॉल निकालें तो हमको वो बॉल हमेशा सेम मिलती हैं. तो इसको हम आइसोट्रोपिज्म और एनआइसोट्रोपिज्म को इस तरीके से हम समझ सकते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस इज फॉर्मेशन. ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Crystalline solids are formed by slow cooling, but amorphous solids are formed by fast cooling. देखिए, क्रिस्टल्स बनते हैं या सॉलिडिफिकेशन जो होता है उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. तो सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस हम कैसे करते हैं, हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उसके बाद में उसका टेम्परेचर जब डिक्रीज करते हैं तो जो भी सब्सटेंस डिजॉल्व फॉर्म में है वो डिजॉल्व सब्सटेंस जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, दैट इज सॉलिडिफिकेशन. लेकिन यदि उसी सॉलिड फॉर्म को यदि हम बहुत स्लोली कूल करते हैं, तो कूलिंग यदि बहुत स्लो कूलिंग करते हैं तो पार्टिकल्स को अरेंजमेंट के लिए, प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है और इसलिए पार्टिकल्स प्रॉपरली अरेंज होते हैं, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हमको मिलता है. लेकिन वही सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस यदि हम बहुत फास्टली करें, बहुत जल्दी करें, यानी कि हम उसको सडन कूलिंग करें, वेरी फास्ट कूलिंग करें, तो पार्टिकल्स को प्रॉपर अरेंजमेंट के लिए टाइम नहीं मिल पाता है और इसलिए रेंडमली अरेंज हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं और इस तरह से अमोर्फस सॉलिड्स मिलते हैं. और यहीं पर इसी में हम देखिए स्टार मार्क में हम यहाँ पर शो कर रहे हैं. यहाँ पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, राजा महाराजाओं के टाइम की जो बिल्डिंग्स हैं, उनमें खिड़कियों में जो शीशे लगे हुए होते हैं, उनको यदि हम ऑब्जर्व करें तो वो नीचे की साइड से थोड़े मोटे होते हैं, ऊपर की साइड से पतले होते हैं.
तो ऐसा क्यों होता है? उसके अलावा वही शीशे जो हैं, जो हम ट्रांसपेरेंसी लॉस कर देते हैं, यानी कि उसमें हल्का सा मिल्कीनेस आ जाता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट से, पॉइंट जब नंबर 9 जो है, उससे हम समझ सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी जो है लॉस क्यों कर देते हैं और मिल्कीनेस क्यों आ जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लास क्या है, एमोर्फस नेचर शो करता है, और एमोर्फस नेचर शो करता है यानी कि ग्लास को सॉलिडिफिकेशन के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं दिया गया, इसलिए पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज हुए और एमोर्फस सॉलिड बना। यदि हम उसी एमोर्फस सॉलिड को सफिशिएंट टाइम दें, जैसा कि बहुत टाइम राजा महाराजाओं के समय की जो बिल्डिंग है तो उसमें बहुत टाइम ऑलरेडी मिल चुका है, तो सफिशिएंट टाइम जब देते हैं तो पार्टिकल्स स्लोली फ्लो करते हुए ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में अरेंज होने लगते हैं, यानी कि वहाँ पर एमोर्फस सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन नेचर जो है उसमें कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे, और इसीलिए वो अपना ट्रांसपेरेंसी शो कर देता है। तो जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनके जो ग्लासेज हैं वो ट्रांसल्यूसेंट यानी कि मिल्की हो जाते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि एमोर्फस सॉलिड्स जो हैं उनको बहुत लंबे टाइम तक यदि हम रख देते हैं तो वो पार्टिकल्स रेंडमली, जो अरेंज पार्टिकल्स हैं वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट शो करते हैं और इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं, और इसलिए वो अपना मिल्कीनेस ट्रांसपेरेंसी लॉस कर देते हैं और उनमें मिल्कीनेस आ जाता है। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। दूसरा जो हमने पहले एक जगह देखा था, स्टार मार्क लगा था हमने, एमोर्फस सॉलिड्स आर स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। देखिए, एमोर्फस सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की सभी प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीटली शो करते हैं, लेकिन एमोर्फस सॉलिड्स कंप्लीटली सॉलिड नेचर शो नहीं करते हैं। सभी प्रॉपर्टीज़ में सॉलिड की तरह प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ में एक्सेप्शन शो करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था, सॉलिड्स शुड बी रिजिड, solids particles of solids should not flow, but the particles of amorphous solids show flow। ये फ्लो शो करते हैं, जैसा कि हमने कहा रैंडमली अरेंज्ड ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, रैंडमली अरेंज्ड अरेंजमेंट है, और इसलिए धीरे धीरे पार्टिकल्स फ्लो करते हुए, मूव करते हुए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो फ्लो शो करते हैं, और उसी फ्लो की वजह से इनको हम बोलते हैं कि ये स्यूडो सॉलिड्स हैं, ट्रू सॉलिड्स नहीं हैं। या हम इनको बोलते हैं कि ये लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि फ्लो शो करते हैं इसलिए इनको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया इस क्वेश्चन के बारे में, कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उनमें जो ग्लास लगे हुए होते हैं वो नीचे की तरफ से थोड़े थिक होते हैं, ऊपर की तरफ से थिन हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में वो इसी तरह के लगाए गए हैं। ग्लासेस जब लगाए गए थे तब बिल्कुल सही थे, लेकिन लंबा समय जब उनको मिला एमोर्फस सॉलिड को, तो पार्टिकल्स के फ्लो की वजह से पार्टिकल्स नीचे की तरफ मूव किए, और नीचे पार्टिकल्स की अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए पार्टिकल्स जो ग्लास है वो नीचे से थिक हो जाता है और ऊपर से थिन रह जाता है। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन में डिफरेंस के बेस पर 4 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड्स आर द सॉलिड्स in which interparticle attraction is van der Waals attraction force. The molecular solids are the solids in which the constituent particles are molecules. Interparticle attractions are intermolecular attraction that are van der Waals attraction forces. Molecular solids. Next is ionic solids. The crystalline solids in which constituent particles are ions, and the interparticle attraction is Coulombic attraction or electrostatic attraction or ionic bond. The third one is metallic solids. The crystalline solids in which interparticle attraction is metallic bond, and the constituent particles are metal atoms or kernels. And the last, covalent or network solids, where the interparticle attraction is covalent bond and the constituent particles are atoms. तो सबसे पहले तीनों में सभी में डिफरेंस हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोलिकुलर सॉलिड्स की। तो मोलिकुलर सॉलिड्स में
इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन यानी कि वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्सेज भी 3 टाइप के होते हैं और इसीलिए मोलिकुलर सॉलिड्स भी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होता है? नॉन पोलर। नॉन पोलर है जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होगा डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स। उसके लिए एग्जांपल है लाइक ऑर्गन, वही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक ऑर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। फिजिकल नेचर में ये सॉफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, इंसुलेटर होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स वेरी लो होते हैं क्योंकि वेरी लो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की वजह से मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत कम होते हैं। पोलर मोलिकुलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं और इसलिए यहाँ पर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। एग्जांपल जैसे HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ एट्सेट्रा। फिजिकल नेचर में ये भी सॉफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं और मेल्टिंग पॉइंट्स भी इनके भी लो मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड वेयर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्ड and the constituent particles are molecules, polar molecules with specially oxygen, nitrogen and fluorine atoms। यहाँ पर constituent particles वही molecules होंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है। अदर constituent particles जो होंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तो वो पोलर कैटेगरी में होंगे। और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड में एग्जांपल है H2O सॉलिड दैट इज आइस। फिजिकल नेचर हार्ड होते हैं, इंसुलेटर होते हैं और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स शो करते हैं। आयनिक सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कोलम्बिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयनिक बॉन्ड है। एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, ऑल आयनिक सॉलिड्स। फिजिकल नेचर में ये हार्डनेस शो करते हैं बट ब्रिटल होते हैं। जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है जैसे इनको हम हैमर से पीटते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट आयंस कैटाइंस के और एनायन एनायंस के क्लोजर आ जाते हैं और उसकी रिपल्सन की वजह से वो क्रिस्टल ब्रेक हो जाता है, यानी कि ब्रिटल नेचर ये शो करते हैं। ये भी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन लिक्विड यानी कि मोल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन स्टेट में कंडक्टिविटी शो करते हैं। क्यों यहाँ पर ये है, क्योंकि आयनिक सॉलिड्स सॉलिड स्टेट में जो आयंस हैं वो मूवेबल नहीं हैं और इसलिए आयंस मूव नहीं कर सकते, इसलिए वो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, यानी कि चार्ज को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे ही लिक्विड मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन बनता है तो आयंस मूवमेंट के लिए फ्री हो जाते हैं और इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। हाई इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की वजह से ये हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं आयनिक सॉलिड्स। नेक्स्ट है मेटलिक बॉन्ड। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस आर पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल्स दैट आर नोन एज कर्नेल्स। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है मेटलिक बॉन्डिंग। एग्जांपल ऑल मेटल्स एंड एलॉयज। यहाँ पर ये देखिए हार्ड होते हैं लेकिन मेलिएबिलिटी शो करते हैं, डक्टाइलिटी शो करते हैं, आयनिक सॉलिड्स की तरह ब्रिटल नेचर शो नहीं करते हैं। कंडक्टिविटी कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि हमने जैसे देखा कि मेटलिक बॉन्ड का जो नेचर होता है कर्नेल्स फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री कर देते हैं और कर्नेल्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर इसलिए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अप्रोक्सीमेट फ्री हैं और इसलिए वो कंडक्टिविटी शो करते हैं इजीली। मेल्टिंग पॉइंट्स फेयरली हाई, सफिशिएंट हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। एंड फाइनली लास्ट इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स वो सॉलिड्स हैं जिनमें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कोवलेंट बॉन्ड होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं जैसे कि सिलिका, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सभी सॉलिड्स। तो देखिए जैसे कि हम डायमंड का स्ट्रक्चर हम जूनियर क्लास में हम पढ़ चुके हैं, तो डायमंड में हर एक कार्बन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से अगले नेक्स्ट 4 कार्बन से अटैच होता है और इस तरह से नेक्स्ट कार्बन फिर से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो करते हुए 4 कार्बन से, और इसी तरह से सभी कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में ओनली कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसलिए
मैक्सिमम हार्डनेस, मैक्सिमम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स यदि कोई सॉलिड शो करते हैं तो वो होते हैं कोवलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स। तो ये हाईएस्ट हार्डनेस वाले मटेरियल देखिए, कार्बन जो है यहाँ पर, यानी कि डायमंड जो है नेचुरल हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल है, जबकि सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड ये भी डायमंड के इक्विवेलेंट हार्डनेस वाले अदर मटेरियल्स हैं। ये इंसुलेटर होते हैं जनरली, लेकिन एक एक्सेप्शनल नेचर यहाँ पर ग्रेफाइट में हमको मिलता है कि ग्रेफाइट है वो कंडक्टिविटी शो करता है। तो ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं क्यों होता है। ग्रेफाइट में दो लेयर्स के बीच में पार्शियल बॉन्डिंग होती है, वीक बॉन्डिंग होती है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स अप्रोक्सीमेट टू फ्री होते हैं। एग्जैक्टली फ्री नहीं है लेकिन ईजिली फ्री हो सकते हैं, और इसलिए कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाईएस्ट होते हैं, वेरी हाई होते हैं, क्योंकि इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन कोवलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन है। तो इस तरह से ये मॉड्यूल कंप्लीट होता है। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, यदि अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्रूव करेंगे, आपके सजेशंस का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।